हो गया पिरामिड, अच्छा प्रिज्म में तो हम लोग पढ़ रहे भैया प्रिज्म, ठीक है। 3D मेंस्ट्रुएशन हमारी कंप्लीट होने वाली है, वर्ल्ड कप कराएंगे। चलिए तो प्रिज्म पे, प्रिज्म की मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी थी, है? प्रिज्म के सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, अब सिर्फ जहर पीने आया हूं। अच्छा, हम प्रिज्म की तुरंत बाद डिस्कस करेंगे पिरामिड। पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होती है पिरामिड में, तो पिरामिड भी हम आज की ही क्लास में लेके चलेंगे। अब से प्रिज्म में कुछ सवाल बाकी रह गए थे, तो सबसे पहले हम प्रिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर जो है आपके सामने दिख रहा है 8। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्रिज्म का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको दे रखे हैं, तो बताइए प्रिज्म की साइड क्या है? द साइड ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म के बेस की साइड क्या है? ओके, साउंड आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए पुरुषोत्तम कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारा। आई एम फ्रॉम बिहार। इसके बाद जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी, त्रिकोणमिति स्टार्ट होगी। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्रिज्म का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो प्रिज्म के बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल लिटरल सरफेस एरिया दिया है आपको 120 एंड वॉल्यूम दिया है 40√3। तो आपसे पूछा है प्रिज्म के बेस की साइड, तो ये पूछा हुआ सवाल है पेपर का। मुझे बताइए किसी भी प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया कितना होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर बेस एक कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड अगर ए है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा? बेस का पेरीमीटर 3 हो गया, और इसकी हाइट कितनी होगी? प्रिज्म की हाइट h होगी, लिटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? तो कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बताइए कोई दिक्कत? दूसरा वॉल्यूम 40√3, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर इनटू हाइट, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी आपको? 40√3 दी है। बोलो हाँ, यहां तक बात क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? इसमें प्रिज्म के आधार की भुजा पूछी है, तो ये आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, जस्ट दोनों को डिवाइड कर दो। जस्ट आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो √3 से √3 कट गया, 40 से 120 3 बार कट गया, 3 से 3 देखो कट गया, h से h आपका कट गया, a से a आपका कट गया, तो 4/a बराबर क्या आ गया 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी प्रिज्म के आधार की भुजा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ मनीष भाई बताइए क्या करिए? हाँ समझ में आ रहा है? शशांक आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? जस्ट भाग कर दिया, साइड आ गई। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। हम अगला सवाल लेंगे नेक्स्ट। हम लोग अगला चीज डिस्कस करेंगे, ए प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। ए प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। विक्रम को कुछ नहीं हुआ गिरिराज, वेरी गुड। चलिए, द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विद स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है, तो प्रिज्म का आपको बताना है वॉल्यूम कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक प्रिज्म दिया है जिसका बेस एक स्क्वायर है, ठीक है? एक्चुअली में जो प्रिज्म होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ। तो प्रिज्म विल बी लुक लाइक दिस। प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? ए होगी। स्क्वायर की साइड क्या होगी? ए होगी। प्रिज्म की हाइट क्या मान ली मैंने? प्रिज्म की हाइट स्मॉल h मान ली। आपको दिया प्रिज्म की हाइट 15 सेंटीमीटर, तो हाइट तो 15 सेंटीमीटर दे ही दी। अच्छा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दोनों बेस का एरिया ऐड करोगे। पहले तो लिटरल सरफेस ले लोगे चारों दीवारों का, फिर ऊपर नीचे की एरिया भी ऐड कर दोगे, ऊपर नीचे के बेसिस का। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप 4 हो गया, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 15 हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, प्लस दोनों बेसिस का एरिया। देखो इस प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, इसका जो ऊपरी सरफेस है ये भी एक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 608 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 608। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 से काटोगे तो देखो 2 से डिवाइड कर लो, a स्क्वायर प्लस 15 चौका 60 का आधा 30 है, तो a स्क्वायर प्लस 15 चौका 60 का आधा 30 बराबर 608 का आधा कितना हो जाएगा? 304, 304। a स्क्वायर प्लस 30a बराबर कितना आ जाएगा? 304। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? माइंड समझ में नहीं आ रही तो पहले फॉर्मूला याद करो। प्रिज्म का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया प्लस दोनों बेसिस का एरिया, लिटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये बन गया, ये यहां से क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। क्लियर है? कमाल डिमोटिवेटेड हो, ठीक है? 2 दिन थोड़ा कम क्लास ले, क्यों? कमाल डिमोटिवेटेड हो गया, प्लीज बोल दीजिए कि वो रैंक लाएगा, प्लीज आपके बोलने से शायद उसमें पावर आए। डिमोटिवेटेड क्यों हो गया पहले तो ये बताओ। तुम डिमोटिवेटेड, तुम क्या बोल रहा हूं मैं, तुम लोग डिमोटिवेटेड हो गए तो पता कितनी बुरी बात है। कितने लोग तुम्हारे साथ में गए, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारे बहन, तुम्हारे दोस्त, सब एक साथ चले गए। डिमोटिवेटेड तो हो रहा नहीं जिंदगी में। कैसे डिमोटिवेटेड हो गए तुम बताओ? हैं? कमी किस चीज की है? 4 हो यूनिट डिजिट। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे इंटीजर में है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि स्क्वायर की साइड इंटीजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ऐसी रख दूं कि ये इसको सेटिस्फाई कर दे? इंटीजर वैल्यू होगी साइड 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू होगी, 304 के आसपास जाना चाहिए। यहाँ 0 है, यूनिट डिजिट भी 4 देख सकते हैं, 8 हो जाएगा वैसे तो। इसमें देखो स्क्वायर की साइड कुछ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ तो 30 दिख रहा है, 30 में देखो 30 के किसी भी गुणा करो, यूनिट डिजिट 0 बनेगा। क्या बनेगा? 30 into समथिंग यूनिट डिजिट 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 4, यानी कि a स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। यानी या तो a की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 8 रखो। लेकिन 2 रखोगे तो 304 तो होगा नहीं। तो अगर मैं a की साइड 8 रखता हूँ, a की वैल्यू को 8 पुट करता हूँ, 8 पुट कर दो, देखो 8 का स्क्वायर 64 और 8 into 30 240, 240 प्लस 64 कितना होगा? 304 सेटिस्फाई कर गया। आप अपनी मर्जी से पुट करके देखते, 6 रखते, 7 रखते, 8 रखते, लेकिन यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए ना। यहाँ से यूनिट डिजिट 0 आएगा तो यहाँ का इसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 8 हो सकती है। अगर a की वैल्यू 8 और सेटिस्फाई कर दिया, स्क्वायर की साइड 8 है, तो पूछा प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया 8 का स्क्वायर इनटू हाइट 15। क्लियर है? तो 15 8 120 और 8 960, 960 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एग्जाम में पुट कर लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तुम बैच लगाओगे, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर प्रीवियस ईयर के सवाल लगोगे, फिर अपने आप को घिसोगे, खुद से रिसर्च करोगे, YouTube की वीडियो देखो, तब जाके तुम सीखोगे। अभी से नहीं सीखोगे सारी चीजें इतनी जल्दी, धीरे धीरे डेवलप होता है। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बताइए यस और नो करके, आसान सवाल था, ठीक है? वेरी गुड मनीष। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल नंबर जो है आपका 10। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ। पहले प्रिज्म की कटिंग से सवाल नहीं आते थे, लेकिन आजकल प्रिज्म की कटिंग से जो है वो सवाल आते हैं। बताइए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 11 से ट्रिग्नोमेट्री होगा, त्रिकोणमिति। रमन भाई नहीं आया यार,
अरे 15 इंटू 8 स्क्वायर है, 15 अट्ठे 120 जानते हो, और 120 अट्ठे 960। कितनी टफ कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। एक प्रिज्म है जी स्क्वायर बेसिक, प्रिज्म का बेसिक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, प्रिज्म को 10 आइडेंटिकल पार्ट्स में काटा गया है 9 कट्स लगा के बेस के पैरेलल, तो सभी के सभी 10 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बनाइए बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ये है एक प्रिज्म, इसका बेस एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म स्क्वायर बेस की साइड 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है। बोले कोई दिक्कत? अब इस प्रिज्म में हमारे 9 कट लगा के, मुझे बताइए जब मैं 9 कट लगाऊंगा, ऐसे एक कट लगाने से 2 पार्ट हो जाते हैं, जब मैं 9 कट लगाऊंगा इस तरीके से, जब मैं इसमें 9 कट लगाऊंगा एक कट हो गया, मैं दूसरा कट लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से जब इसमें खूब सारे कट लग जाएंगे तो 9 कट लगने से कितने हिस्से हो जाएंगे? 10 हिस्से हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? 10 पार्ट हो जाएंगे। तो 10 पार्ट बनेंगे, उन सबका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। आप मुझे एक बात बताइए कि प्रिज्म है, जब मैं देखो हर पार्ट की मैं अलग-अलग बात नहीं करता, मैं पूरी कंबाइंड की बात करता हूं। हर पार्ट को अलग-अलग लेके बात करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ती है, कैलकुलेशन बढ़ती है। आप ऐसे रखो कि कट कर दिया मैंने, जब मैं किसी प्रिज्म को उसके बेस के पैरेलल कट करता हूं तो 2 सरफेस का एरिया बढ़ जाता है, एक ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है सरफेस, और नीचे वाले सरफेस में चला जाता है। मैंने कंसेप्ट पता रखा आपको कटिंग का। जब भी आप प्रिज्म को उसके बेस के पैरेलल कट लगाओगे तो 2 बेस के आधार के बराबर तो एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे कैंची ऐसे तुम आरी चलाओगे तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो 2 ऐसे स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा, एक नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा। लेकिन कट लगाने की वजह से इस प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो पार्श्व पृष्ठ है, जो दीवार है, उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीवार तो एज इट इज है, तो लेटरल सरफेस एरिया तो एज इट इज रहेगा इन 10 पार्ट्स का लेटरल सरफेस एरिया तो एज इट इज रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस 8 चौक 32 इनटू हाइट। ये तो हो गया पूरे प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, जितने भी हम 9 कट लगा के 10 पार्ट्स बनाएंगे उन सब का लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या? 2 डी मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे भैया, कोई दिक्कत थोड़ा है, तुम पढ़ते रहो पहले। एक कट लगाने से कितने स्क्वायर का एरिया बढ़ जाता है? 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाता है। एक्चुअली हमने कितने कट लगाए हैं? एक कट लगाने से 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाता है। हमने कितने कट लगाए हैं? 9 कट लगाए। तो 9 कट लगाने से ऐसे कितने स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे 18 स्क्वायर का एरिया, 18 वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। एक कट लगाने से 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ता है, तो हम 9 कट लगाएंगे तो 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन हमको पूछा 10 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया, तो ये बेस, इस प्रिज्म के बेस का एरिया ये भी तो है, और ये जो टॉप सरफेस है इसका बेस और टॉप इनका एरिया भी इंक्लूड करोगे तो 18 तो आपके स्क्वायर बढ़ गए, और 2 ये ऑलरेडी थे प्रिज्म के बेस और टॉप, बेस और ये बॉटम। क्लियर है? बेस और ये टॉप, तो टोटल कितने स्क्वायर है? 20 स्क्वायर का एरिया इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। और एक स्क्वायर की साइड अगर 8 है तो स्क्वायर का एरिया 8 स्क्वायर, ऐसे 20 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। 20 × 8 स्क्वायर बताइए। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है किसी भी भैया को? 8 दूनी 16, 8 2 ये 2560 हो गया, 64 दूनी 128, 1280 हो गया। क्लियर है? तो ये तुम्हारा कितना होगा? 3600 + 240, 3840। 3840 जो है सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे, सी ऑप्शन पता है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? आकाश तुम ये मार्कर लो, सब कुछ भी चीज ले लो, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे फोन ले लो, मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन को ऐसे बीच में से काटो तो एक, अभी तुम कितना सरफेस छुपा रहे हो? ये पीछे आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं। जब तुम ऐसे कट लगाओगे तो एक मोबाइल का सही साथ में चला जाएगा, एक हाथ में, तो कौन से 2 सरफेस क्रिएट हो जाएंगे? जहां पे तुम कट लगाओगे एक इस पार्ट में चला जाएगा, एक पार्ट में चला जाएगा। 2 बेस के बराबर एरिया बढ़ता है एक कट लगाने से। ठीक है? क्लियर है? सभी को समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। एक कट लगाने से 2 स्क्वायर का एरिया पड़ेगा। ऐसे तो कैंची जब तुम इसमें चला दोगे आरी तो 2 हिस्से हो जाएंगे, तो एक ये ऊपर वाले हिस्से में चला जाएगा, सेम एक नीचे वाले में चला जाएगा। बताइए 32 कहां से आया? लेटरल सरफेस एरिया का होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप। तो 8 8 8 8 तो पेरीमीटर है ना 32, और हाइट कितनी प्रिज्म की? 80, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकाला मैंने प्रिज्म का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे भैया। नेक्स्ट सवाल नंबर जो है वो है 11, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान से करना। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन सवाल है, बनाएंगे। रेक्टेंगल वाला काट के दिखाओ। अच्छा, अरे हाँ ये पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता। हाँ विशाल कमेंट आता है। मंजीत आंसर बताओ। 288 आया मंजीत का। हम मनी जो है लेटरल सरफेस एरिया एक पार्ट का नहीं कंसीडर करें, 10 पार्ट्स का करें। 10 पार्ट्स का लेटरल सरफेस एरिया आप देखोगे, पार्ट्स काट के तुम अलग मत करो, उसी को ऊपर रखे रहो। तो मुझे एक बात बताइए यार, कैसे समझोगे? तो ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये तो वही रहेगा ना कांस्टेंट। अरे जो कट लगाने की वजह से बेस के पैरेलल कट लगा रहे हो तो 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा कट से। चलो तुम्हारे बस की नहीं है, इधर देखो, इतनी देर में समझना, रिपीट करके देखना। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ होल लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। क्लियर? 3:2। 3:2। एक प्रिज्म का बेसिक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है, यानी कि लंबाई अगर 3x है तो प्रिज्म की चौड़ाई जो है 2x है। ये समझना। द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 12, प्रिज्म की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया 288, हाइट जो है प्रिज्म की 12 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया जो है प्रिज्म का 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है। मुझे बात बताइए, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का? 3x 3x 2x 2x। ठीक है, 3 + 10x हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 10x। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, ये पेरीमीटर होगा प्रिज्म का इनटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 2 बेस होंगे इस प्रिज्म के, तो प्लस ट्वाइस ऑफ बेसिस ऑफ एरिया, दोनों बेसिस का एरिया 3x × 2x, 6x स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। और यही किसके बराबर बनेगा? यही 288 के बराबर बनेगा, 288। 288 हो गया, बोलो हाँ। अब देखो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो 10x 6 दूनी 12 तो तुम्हारा x स्क्वायर बचेगा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 बराबर होगा 24, 24 हो गया। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो 10x + x स्क्वायर 24 हो गया, ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्या वैल्यू यहां पे x की रखते हैं क्योंकि आंसर इंटीजर में आना है, किसको सेटिस्फाई कर जाए? देखो 24 है, बहुत बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, 1 पे नहीं कर रहा, 2 2 का स्क्वायर 4, 10 दूनी 20, 20 + 4 24, x बराबर 2 पे सेटिस्फाई करके देखो कितना आसान दे रखा है, x बराबर 2 पे सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो x बराबर 2 पे सेटिस्फाई करेगा तो लंबाई 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगी। ये पता चल गया। वॉल्यूम पूछा है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है प्रिज्म का एरिया बेस इनटू हाइट। कितना होगा? बेस का एरिया 6 × 24 और हाइट कितनी होगी? 12, तो 24 × 12 कितना होगा? 288, 288 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का आंसर था 288। बताइए x 2 आ गया ना? पता कर लोगे? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? बना लोगे? अगला सवाल
ठीक है 12। मैंने पिरामिड की जो है शीट वो डाल दी है, पिरामिड की भी शीट हमने डाल दी है शाम को, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। शीट सारी डाउनलोड करके रख रहे हो ना। 2 × 6 स्क्वायर कैसे हुआ देखो, टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये तो पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया बेसिस दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग। तो एक बेस का एरिया 6x स्क्वायर, दो बेस का एरिया 3x × 2x स्क्वायर होगा, 2 का 2 × 6x स्क्वायर। क्लियर है? पहाड़ याद नहीं है, बनाओ जल्दी से करो। टू डी मेंस्ट्रुएशन हम बाद में डिस्कस कर देंगे, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। एक प्रिज्म है जो रेगुलर हेक्सागन बेस। अब यहां से जो सवाल आ गए वो आ चुके हैं, एक प्रिज्म विद रेगुलर हेक्सागन। मैंने आपको एक ऑर्डर में पढ़ाया, पहले हमने ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म पढ़े, फिर हमने स्क्वायर बेस वाला प्रिज्म पढ़ा, फिर हमने रेक्टेंगल बेस वाला प्रिज्म पढ़ा, और अब की बार हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म विद हेक्सागन बेस। प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है और उस रेगुलर हेक्सागन की साइड 6 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 216√3 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या है। सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि रेगुलर हेक्सागन वाला प्रिज्म क्या होता है और रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। तो जैसे मैं आपके सामने, रेगुलर हेक्सागन मतलब एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं, देखो यहां पे दिख रहा है इसमें कितनी भुजाएं, 6। लेकिन रेगुलर का मतलब होता है कि इस हेक्सागन की षटभुज की 6 भुजाएं बराबर हो, समषटभुज हो गया ये, समषटभुज। तो प्रिज्म कैसे बनेगा? प्रिज्म ऐसे बनेगा कि आप दो रेगुलर हेक्सागन लो, आइडेंटिकल, ऐसे दो रेगुलर हेक्सागन लिए हमने, और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को आप इस तरीके से मिलाना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? तो ये बनता है आपका रेगुलर, ये प्रिज्म विद रेगुलर हेक्सागन बेस। यहां तक बात क्लियर? किस कोई शंका किसी भी स्टूडेंट को? अब तो यहां पे, अब तो बात क्लियर है। तो यहां पे इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब बात समझना, अगर मैं रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूं, एक समषटभुज की बात करता हूं, अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूं, एक समषटभुज की बात करता हूं, क्लियर है? गौर से सुनना। इस रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड जो है वो इक्वल होती है, सारी साइड बराबर होती है, ये बराबर होती है। बात सुनने की कोशिश करना, ये स्मॉल ए, 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 ये स्मॉल ए। क्लियर? कांसेप्ट ध्यान से समझना। अब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री बटे किसी भी पॉलीगन के, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोण की मान। बाह्य कोण मतलब ये वाला कोण, एक्सटीरियर इंटीरियर से हट के जो आगे की तरफ बनता है। इसमें कितनी साइड है? 6 साइड है, तो 360 बटे 6 कितना? 60 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल इसका कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो इंटीरियर कितने का होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो बात ये निकल के आई कि रेगुलर पॉलीगन का हर एक आंतरिक कोण बराबर होगा, कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण। अब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का ये जी हो गया सेंट्रोइड, ये जी एक सेंट्रोइड हो गया, मतलब रेगुलर हेक्सागन इस पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इसको मिला दूं तो मुझे बताइएगा, यहां से मैं इस पॉइंट को मिला रहे हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर अलग हर एक इंटीरियर एंगल तुम्हारा 120 डिग्री का है, तो आधा आधा हो जाएगा, 60 60 के हो जाएंगे, 60 60 के हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर है? 60 60 60 60 इस पॉइंट के बहुत सिमेट्रिक है, एक सीधी रेखा है, 60 60 60 60। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। यानी कि यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसमें सारे एंगल 60 60 60 डिग्री के हैं। इन 6 के 6 ट्रायंगल में सारे एंगल 60 60 डिग्री के, यानी कि सारे के सारे ट्रायंगल कैसे हैं? इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, 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 ये भी होगा। यानी कि रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से आपका एक रेगुलर हेक्सागन, एक समषटभुज बनता है। इतनी बात समझ में आई? कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ? बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आप देखिए, गौर से सुनना। अगर मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बना दूं, अगर मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ ये बना दूं, तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री का है। ये दोनों साइड बराबर हैं। सपोज ये ए है, ये ए है, तो अगर मैं AC को मिलाऊंगा, AC को मिलाऊंगा, तो ये AC होता है स्मॉलेस्ट डायगोनल। भैया सबसे एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को मिला दो, तो AC जो होगा ये स्मॉलेस्ट डायगोनल होगा, सबसे छोटा विकर्ण होगा रेगुलर हेक्सागन का। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं EF को मिला दूं और मैं ये AE को मिला दूं, अगर मैं सॉरी AC मिलाया, मैंने EC को मिलाया और मैंने AE को मिलाया, ये सारे के सारे जो डायगोनल है एक वर्टेक्स छोड़कर दूसरे वर्टेक्स से मिलाए गए हैं, ये स्मॉलेस्ट डायगोनल होंगे। क्या होंगे? स्मॉलेस्ट डायगोनल होंगे। ये देखो 120 डिग्री है, ये A है, ये A है, तो 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। 120 30 30 ट्रायंगल में ये साइड A, ये साइड A, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? A√3। तो AC की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? A√3। यानी कि एक रेगुलर हेक्सागन का जो स्मॉलेस्ट डायगोनल है वो साइड का √3 टाइम्स होता है, A√3। बताइए, विकी समझ में आया? यहां तक बात सही है? प्रिज्म विद ऑक्टागन नहीं पूछता है पेपर में, ऑक्टागन में अलग से डिस्कस करूंगा। क्लियर है? क्योंकि आपको अगर उसके बारे में पता है ऑक्टागन के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ये बात समझ में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस प्रिज्म के सॉरी इस रेगुलर हेक्सागन के लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करूं, तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा FC। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा FC, दिख रहा है सभी को? तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है हेक्सागन का, हेक्सागन को दो बराबर एरिया में बांट देता है, दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। देखो इस FC को देखो, अगर इस लॉन्गेस्ट डायगोनल FC को देखो, तो जो चीज इसके ऊपर है FEDC, वही चीज इसके नीचे है FABC। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल हेक्सागन का तो इक्वल पार्ट में बांट देता है। EB भी लॉन्गेस्ट होगा, होगा कि नहीं? तो देखो लॉन्गेस्ट डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, गौर से सुनना। जैसे मैंने यहां पे फिगर बताया था, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ये था लॉन्गेस्ट डायगोनल, बताइए था। ये हो गई हेक्सागन की रेगुलेटर ट्रायंगल की साइड A और ये भी A प्लस A कितना हो गया? 2A। नहीं समझे? फिर से समझ लो। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्मॉल a, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्मॉल a प्लस a कितना बन गया? ये a प्लस a कितना बन गया? ये 2a बन गया, 2a बन गया कि नहीं? 2a बन गया। तो दिस विल बी लॉन्गेस्ट डायगोनल 2a होता है हेक्सागन की साइड का डबल। 30 डिग्री कैसे बना? ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC को देखो, ये एंगल 120 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों एंगल का सम 60 डिग्री बचा, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, 30 30 डिग्री आइसोसेलेस बन गया ना, आइसोसेलेस बन गया। ठीक है? AD भी तो लॉन्गेस्ट हो सकता है, बिल्कुल। AD इज द अगेन लॉन्गेस्ट डायगोनल, EC इज द अगेन लॉन्गेस्ट डायगोनल। भैया कोई भी डायगोनल इस हेक्सागन का, कोई भी डायगोनल ऐसा जिसको तो इक्वल पार्ट में बांट दे, वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट, वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात करूं मैं तो EB आपका लॉन्गेस्ट है और AD भी आपका लॉन्गेस्ट है, ये सब लॉन्गेस्ट है, 2a हो जाएंगे। ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? कर लोगे? चलिए, अब ये अगर ये कांसेप्ट आपको पता है कि
कि यहाँ पे हेक्सागन के अंदर की कहानी क्या होती है, प्रिज्म विद हेक्सागन बेस क्या होता है, तो आपका ये जो सवाल है ये इजी होगा। ये बहुत अच्छा सवाल जो कटिंग पे हेक्सागन पे है वो समझना भी इजी होगा। थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए। एक प्रिज्म है जिसका बेस रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड 6 है, टोटल सरफेस एरिया 216√3 है। तो बताइए प्रिज्म की हाइट क्या होगी। मुझे एक बात बताइए कि अगर इस प्रिज्म की बात करें, तो प्रिज्म में इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर बेस 6a है और हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी हाइट। क्लियर है, h। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, प्रिज्म के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल। अब हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होगा। ये इस हेक्सागन के बेस का एरिया आ गया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ गया। एरिया बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा प्रिज्म का वॉल्यूम आयतन। ये कांसेप्ट क्लियर है, कांसेप्ट क्लियर है, बात समझ में। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 √3/4 a स्क्वायर, ये होगा बेस का एरिया इनटू हाइट h। मनोज जब समझ जाओगे, क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। जितेश तुम रिकॉर्डिंग देख लेना ना, फिर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कर पा रहे हो आप, सवाल को समझ रहे हो ना। अब प्रिज्म का आधार सम सेट हो जाए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 216√3 दिया। अब प्रिज्म का टीएसए 216√3 दिया, तो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 साइड है, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हमको निकालनी है h प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेसिस, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेसिस। ये होता है, ये तो लिटरल सरफेस हो गया। लिटरल सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, 6a इनटू h। इस प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस 6 इनटू हाइट h प्लस दोनों बेसिस का एरिया। तो देखिए मुझे एक बात बताइए कि इस हेक्सागन का एक हेक्सागन का एरिया √3/4 a स्क्वायर इनटू 6 होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन अपने को तो दो हेक्सागन लेने, दोनों बेसिस का एरिया लेना, तो 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। तो ये होगा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया टीएसए होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो 6 साइड का सम 36 होगा, पेरीमीटर 36 इनटू हाइट h प्लस एरिया ऑफ दो बेसिस। एक बेस का एरिया 6 इनटू √3/4 a स्क्वायर और दो बेसिस का एरिया इनटू 2, साइड तो 6 रखिए ना, 36 इनटू 2 बराबर ही आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। लेकिन मैं तुमको और शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने आपको बता रखा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, साइड 2 तो एरिया √3। लेकिन अगर साइड 6 हो, साइड 3 गुना होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, 9√3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 9√3 तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का 54√3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 9√3, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का 54√3। तो एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया 54√3, तो दो रेगुलर हेक्सागन का एरिया 108√3 डायरेक्टली वर्बली लिखा जा सकता है, डायरेक्ट वर्बली आ जाएगा। बताइए यहाँ पे देखिए, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इसकी साइड 6 रखे तो अगर साइड 2 तो एरिया √3, साइड 6 तो एरिया 9√3 होगा इसका। 9√3 टोटल कितना होगा, 54√3 एक बेस का एरिया, तो दो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, 108√3। सही है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 108√3। तो 36 इनटू h बराबर 216 माइनस 108, 108√3। 36 दिया 108, h बराबर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ये आपकी प्रिज्म की हाइट होगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, प्रभाकर पटेल, सी ऑप्शन सही आंसर है। सूरज बताइए क्या रिप्लाई करना है आपके कमेंट का। सौरभ सर मेरे कमेंट का प्लीज सर, मेरा नाम ओके, ये कतई जहर ओके। समझ में आया सवाल सभी लोगों को। ये क्वेश्चन आसान था। एक्चुअली जो क्वेश्चन जो पेपर में आया है जो स्टैंडर्ड है वो तो ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। इस क्वेश्चन को सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल नंबर 13 को जल्दी से। आपसे मैथ पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वर्दी मिलना पक्का। हाँ, आपको भी सिंप्लीफिकेशन कराएंगे संजय, टेंशन ना लो, सॉल्व करिए। प्लस जुड़ा है माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा। छोड़ देगा सर मेरा कमेंट भी बोल दिया करो। अंकित बोल दिया, कांसेप्ट आ जाता है, क्वेश्चन भी होता है, पर टाइम लगता है, क्या करें, प्रैक्टिस। जल्दी से बनाइए। एक प्रिज्म का आधार सम षटभुजा रेगुलर हेक्सागन है। उस रेगुलर हेक्सागन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली प्रिज्म का एक बेस दिखाया गया। प्रिज्म का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन की हाइट जो है, इस साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये प्रिज्म जो है, प्रिज्म की हाइट 24 सेंटीमीटर। इस प्रिज्म को दो लंबवत कट द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है। तो सभी चार भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से। आप मुझे एक बात बताइए, गौर से देखो कि जैसे यहाँ पे सुनना, जैसे कि या मैं बना के ही दिखाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर मैं आपके सामने एक प्रिज्म विद रेगुलर हेक्सागन बेस कुछ इस तरीके से बना दूं, क्लियर है, और ये हमने आपके सामने प्रिज्म विद रेगुलर हेक्सागन बेस बनाया कुछ इस तरीके से। ये हो गया, यहाँ तक कोई समस्या। अब इस प्रिज्म को अगर हम काटें, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है,
प्रिज्म का आधार 67 है, ऊंचाई 24 है, भुजा 12 है, दो कट लगाए, प्रिज्म में दो कट लगाए इस तरीके से। तो अगर प्रिज्म में दो कट लगाए तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हेक्सागन बेस है तो एक कट तो ऐसे लगाया, एक कट तो ऐसे लगाया। अब ये कट कैसे लगाए? जैसे हेक्सागन है, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, तो एक कट अगर ऐसे लगाया तो ये छोटे वाले डायगोनल क्या होंगे? शॉर्टेस्ट डायगोनल क्या होंगे? भैया जो लेंथ आपकी ये है, जो लेंथ आपकी यही है, वही काटा डिस्टेंस ये है, वही काटा डिस्टेंस ये है, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, ये 12 ये 12 ये 120 डिग्री, तो 12√3। तो एक कट जो है छोटे वाले डायगोनल क्या लगाया है? 12√3 क्या समझ रहे हो? समझ में आया? 12√3। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? अभी मैंने कंसेप्ट समझा कि एक दूसरा कट लगाया, दूसरा कट जो है इस वाले डायगोनल क्या लगाया है? ये एक ऐसा डायगोनल है जो हेक्सागन को दो पार्ट में बांट रहा है, एक इधर एक इधर। तो अगर इसकी हेक्सागन की प्रत्येक साइड 12 है तो ये डायगोनल दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना ऐसे। बताइए सर इक्विलेटरल बन जाएगा ये। 12 + 12 ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा? 24। ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा? 24। तो दो डायगोनल, एक ये 24 और दूसरा डायगोनल एक ये हो गया भैया मेरे कितना हो गया ये? 12√3 12√3। तो दोनों डायगोनल के अलोंग कट मारा है, एक 24 सेंटीमीटर, एक 12√3 सेंटीमीटर। और पूछा है कि पूरा चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार इक्वल पार्ट में, चारों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? एक पार्ट का नहीं पूछा, चारों पार्ट्स का पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये साइड 12 सेंटीमीटर है 12, और यहाँ पे ये जो है ये कितना दिया है? ये तुम्हारा 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 दिया है। क्लियर है? मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस प्रिज्म को कट मारने से पहले जो टोटल सरफेस एरिया है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल सरफेस एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है पेरीमीटर और बेस 12/72 इनटू हाइट 24, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। प्लस इस प्रिज्म के दो बेस हैं, एक ये वाला बेस हो गया हेक्सागन, एक ऊपर वाला बेस हो गया हेक्सागन, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस दोनों बेसिस का एरिया, अगर साइड 12 है, अगर साइड 12 है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड 2 है तो एरिया √3, साइड 2 तो एरिया √3, साइड 12 6 गुना होगी तो एरिया 36√3। एक ट्रायंगल का 36√3 तो 6 ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? 216√3। एक हेक्सागन का 216√3 तो दो हेक्सागन का 432√3 आपका दोनों इस प्रिज्म के दोनों हेक्सागन बेसिस का एरिया आ गया। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? ये तो इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ दो बेसिस। लेकिन कट लगाने की वजह से क्या ड्रामेबाजी होगी ये समझना, कट लगाने की वजह से। अब मैं इसमें एक कट लगाता हूं, सुंदर सा कट छोटे वाले डायगोनल करूंगा, मैंने यहां पे आरी रखी बीचों बीच और ऐसे खचक मैंने इसको काट दिया, यहां पे आरी रखी मैंने काट दिया। तो मुझे बताइए एक्चुअली बनेगा क्या? जब मैं इसको इस तरीके से काटूंगा तो मुझे बताइए क्या यहां पे इस तरीके से रेक्टेंगल एक आयत बन जाएगा? ये ग्रीन फिगर को 3D में है, 2D में अगर आप इसको देखोगे ऐसे जब तुम आरी चलाओगे तो क्या तुम्हारा मुझे बताइए रेक्टेंगल ही बनेगा? अरे इसको ऊपर से देखो ऐसे तुम आरी रख के चला रहे हो तो दो हिस्से हो जाएंगे, तो एक रेक्टेंगल इसमें चला जाएगा, एक रेक्टेंगल इसमें चला जाएगा। मुझे बताइए कि एक सीधी लेंथ नहीं है और इसकी हाइट भी सीधी लेंथ है। अगर इस हेक्सागन की साइड प्रत्येक साइड 12 है तो छोटा डायगोनल क्या होगा? ये छोटा डायगोनल 12√3 होगा। कितना होगा? 12√3 होगा। और इस हेक्सागन की साइड कितनी होगी? 24। बताइए। तो ये कट छोटे डायगोनल के अलोंग लगाने से दो आयत का एरिया बढ़ जाएगा, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में। एक कट लगाने से हमेशा दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ता है। जब तुम ऐसे कट लगाओगे तो दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में। और बस उस रेक्टेंगल की ये तो रहेगी 24 और ये लेंथ रहेगी 12√3। तो 24 * 12√3 144 दूरी 288√3 288√3। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कितना एरिया बढ़ जाएगा? यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर है ना? अब देखो दूसरा कट लगा रहे हैं प्रिज्म में, हम दूसरा कट लगा रहे हैं। दूसरा कट लगा रहे हैं कहां पे? दूसरा कट लगा रहे हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल, लार्जेस्ट डायगोनल के लोग। तो लार्जेस्ट डायगोनल के लोग ऐसे कट लगाएंगे ऐसे। जब तुम लार्जेस्ट डायगोनल के लोग ऐसे कट लगाओगे तो मुझे बताइए ऐसे ऊपर से देखो लॉन्गेस्ट डायगोनल के लोग जब तुम ऐसे कट लगाओगे ऐसे दीवार चलेगी तो प्रिज्म के देखो चार टुकड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे, सॉरी दो टुकड़े और हो जाएंगे, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। ऐसे जब तुम लॉन्गेस्ट डायगोनल के लोग काटोगे यहां पे रख के जब तलवार चलेगी ना यहां पे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, पीछे चला जाएगा, आगे की तरफ फिर जाएगा। क्लियर है? रेक्टेंगल, अरे यार प्रिज्म का हर एक लेटरल सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। मुझे एक बात बताइए, प्रिज्म थोड़ा सा तुम अपने लेवल को बढ़ाओ। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है। जब तुम बेस के पैरेलल कट मारते हो तो हमेशा बेस के बराबर एरिया बढ़ेगा। लेकिन जब तुम लेटरल सरफेस के अलोंग कट मारते हो, पार्श्व पृष्ठ के ऐसे रख के तलवार चलाते हो तो पार्श्व पृष्ठ के बराबर एरिया बढ़ेगा। पार्श्व पृष्ठ के बराबर आपको एरिया बढ़ाना है। तो जब तुम इसके लंबे वाले डायगोनल के अलोंग जब तुम कट लगाओगे तो एक, अरे यहां पे देखो ना, तुम देखो जैसे रिमोट है, जब तुम रिमोट के बीच में काटोगे तो दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऊपर जो है फ्लैट सरफेस ही बन जाएगा, रेक्टेंगल है। वर्टेक्स को मिलाने से डायगोनल बनेगा ना। क्लियर है? और ये जो शॉर्टर डायगोनल के बराबर की लेंथ थी, तुम्हें ना पल्ले पड़ेगा कुछ भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कितना हो जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल? लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो लेंथ होगी 12 12 कितनी होगी? 24 होगी। और ये जो दो डायगोनल बनेंगे, जो दो डायगोनल बनेंगे मेरे भैया, उस डायगोनल की हाइट कितनी होगी? ये भी 24 ही होगी, ये भी 24 ही होगी। तो दो डायगोनल बन जाएंगे इस पार्ट में एक इस पार्ट में। तो 24 24 से 576 576 दूनी 500 500 और 576 * 2 1160 और 8 कम कर दो। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस सबको ऐड कर लेंगे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? 12√3 कैसे आया बता दीजिए, अभी तो मैंने समझाया। मुझे एक बात बताइए, ये हेक्सागन है, ऊपर बेस जो है इस तरीके से दिखेगा, प्रिज्म का ऊपर वाला बेस ऐसे दिखेगा। जब तुम ऐसे कट लगाओगे ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये लॉन्ग, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल ही तो होगा इस हेक्सागन का। ये 120 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है। 30 के सामने 12 है तो 120 डिग्री के सामने 12√3 होगा। अरे शॉर्टेस्ट डायगोनल 12√3 होता है। अगर 12√3 है तो ये लेंथ भी तो 12√3 होगी, ये भी तो 12√3 होगी। सब पैरेलल डिस्टेंस से बराबर बराबर। ये लेंथ शॉर्टर डायगोनल की बराबर है 12√3। अरे समझ गए अब? क्लियर है? तो 12√3 होगा प्लस जो चौड़ाई गहराई अंदर तक जा रही है वो कितनी? 24 है, 24। सही है? ऑप्शन में देख सकते हो 432 432 1008 1008। अरे कांसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, मेन चीज है कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। 432 में 288 जुड़ रहा है, यानी कि आंसर 432 से तो बड़ा है, मतलब दोनों आंसर नहीं है, दोनों आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1008 दिख गया, दोनों जगह 1008 दिख गया, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही जगह बराबर है तो √3 को चेक मत करो, इसको चेक करो। यहाँ यूनिट 0 है, यहाँ यूनिट 8 है, यहाँ यूनिट 0 है, यहाँ यूनिट 8 है। देखो जरा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 यूनिट 8 बनेगा, 6 दूनी 12 2 बनेगा, सम करोगे 8 2 10, 0 यूनिट बनेगा, 0 यूनिट ये रहा भी ऑप्शन आंसर, खत्म। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उमंग मैंने समझा दिया। 40 मिनट से वीडियो नहीं चल रहा था, चल तो रहा था, तुम नहीं देख रहे थे। राज तुम्हारा कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? 12 * 24√3 और सो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी ना, एक का एरिया हो जाएगा 12 * 24√3 रेक्टेंगल का, 2 रेक्टेंगल का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? समझ में आया? एक शॉर्टर डायगोनल के लॉन्ग काटा तो लंबाई 12√3 आ गई, हाइट तो रहेगी 24। एक लंबे डायगोनल के लॉन्ग काटा, बनेंगे रेक्टेंगल, एक कट से 2 रेक्टेंगल थे, 24 तो हाइट भी 24। सही है? ये जल्दी खत्म नहीं कर रहे हैं, इतने आपको स्लोली स्लोली अच्छे सवाल करा रहे हैं, ठीक है?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन मैं इजी करवा देता हूँ, ऑप्शन से चाहिए, कर लोगे? आप हमें बताइए, कर लोगे? वंस मोर। 4 पार्ट कहाँ हुए? देखो 4 पार्ट हुए। पहले तुमने एक कट लगाया, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे ये है प्रिज्म का बेस है, ये हेक्सागन, एक कट लगाया, पहले मैंने ये वाला कट लगाया, ये वाला कट लगाया। आपने बेटा मेरे ये वाला कट लगाया, ये वाला छोटी वाली डायग्राम करो तो 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये ऊपर चला गया, और एक हिस्सा आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? आप मुझे एक बात देखो कि जब इस तरीके से तुम कट लगा रहे हो तो ये जो है ये तो सरफेस नहीं बन जाएंगे, इनको अगर गहराई में देखो तो रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, तो 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। मुझे बताइए, अब मैंने एक कट यहाँ पे इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे लंबे वाले डायग्राम करो तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो टुकड़े टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हो गए बोल दो, कितने टुकड़े हो गए बताओ मुझे, कितने टुकड़े हो गए? 4 आइडेंटिकल टुकड़े हुए कि नहीं? 4 आइडेंटिकल टुकड़े हुए कि नहीं? एक जैसे 4 टुकड़े हुए, लेकिन बढ़ा एरिया क्या? बढ़ा एरिया देखो, ये वाला, ये रेक्टेंगल का एक हिस्सा, ये वाला एरिया बढ़ा। अब ये जो एरिया बढ़ रहा है, दिस कौन सा बेटा, ध्यान सुनना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया, किधर बढ़ गया? इसका कितना एरिया बढ़ गया? ऐसे 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया, ऐसे देखो, ये पार्ट था, ये पार्ट था, ये पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4, यही तो 4 पार्ट थे जिनको मैंने एक साथ लिख दिया था। अरे समझ रहे हो? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक कट जब मैंने ऐसे लगाया तो क्या एरिया बढ़ा है? एरिया कौन सा बढ़ा? एरिया ये वाला बढ़ा था, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो एक रेक्टेंगल, ये लेंथ प्लस ये लेंथ मिलकर एक रेक्टेंगल बन गई, ये लेंथ प्लस एक लेंथ मिलकर एक रेक्टेंगल बन गई, तो 2 रेक्टेंगल बढ़ गए ना, 2 रेक्टेंगल बढ़ गए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आंसर बी ऑप्शन है, बी। ठीक है, कर लोगे? कितने स्टूडेंट को समझ में आया? हाँ, 288 √3 में 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, 2 रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे 2 से। 432 √3 से तो बड़ा ही ऑप्शन आएगा, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 एक ऑप्शन वैसे हट गया। फिर हमने इसकी यूनिट डिजिट चेक कर ली, गुणा बुणा नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ, अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक का बैच चल भी रहा है, मैं भी बैच आएगा अर्थमेटिक का। सही है, समझ में आया? देखो इतनी क्षमता है हमारी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सवाल नंबर 14 बनाइए, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरुण शर्मा बुलंदशहर से, ठीक है भैया। अच्छा मनोज 100% क्लियर। पहले देखो मैं आगे जब भी पढ़ूंगा, जब तुम मुझे बताओगे मेहनत लगी है, लोग चिकार तक नहीं करते इन चीजों का, ठीक है, कि ये जो है अपनी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, पेड बैचेस में, ये समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? यस और नो करके बताओ, जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं आपको समझ में आया है कि नहीं, जो अब मैंने समझाया है ना? क्रिस्टल क्लियर, मेहनत ही सब कुछ है। वेरी गुड मैम। जहर राज क्या हुआ? यस, मुझे कुछ समझ में आ गया है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, डबल क्लियर है, जहर फैला दिया। हाँ, अर्थमेटिक भी कराएंगे, यूपीएससी के लिए चिंता ना करो। कैलकुलेशन अगेन एक बार चाहे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कि हम गए सबसे पहले ऑप्शन पे, ऑप्शन को गौर से देखो, ऑप्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मुझे बात बताइए, 432 √3 यहाँ भी है, 432 √3 यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 432 √3 बनता है क्या? तो 432 √3 प्लस समथिंग √3 है, तो आंसर 432 √3 से तो बड़ा ही होगा, तो 432 √3 से बड़ा होगा आंसर, मतलब ये दोनों ऑप्शन देखते हटा दिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, 1008 √3 यहाँ भी है, 1008 √3 इस ऑप्शन पे भी। अब मैं 1008 √3 को चेक नहीं करूंगा, मैं इनको चेक करूंगा इंटीजर पार्ट को। इंटीजर पार्ट में यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, तो मैं चेक करूंगा कि यूनिट डिजिट क्या बन रही है इंटीजर पार्ट की। इंटीजर पार्ट की यूनिट डिजिट क्या बन रही है? तो 8 + 2 0 बन रही है, एक ही ऑप्शन, आंसर खत्म। मोनू भाई समझ में आया आपको? क्लियर है? अगला सवाल ले लो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB 9, BC 14 है, CD 15, DA 12, एंगल DAB 90 है। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2070 सेंटीमीटर क्यूब, देन द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस इज। ठीक है, एक प्रिज्म का बेस एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें साइड AB 9 है, BC 14 है और DAB 90 है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बना लेते हैं, DAB, तो DA जो है यहाँ पे 12 दिया है, AB 9 दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे गौर से सुनना, डायग्राम बनाना भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये सब आपका C हो गया, ABC। तो पहले बना लेते हैं DAB 90, तो इसको D मान लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब यहाँ पे DA कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, AB कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर, CD कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर, और CD 13 सेंटीमीटर, और BC 14। तो BC अगर 14 हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको इससे थोड़ा सा बड़ा ले जाएंगे, BC 14 हो गया, और CD कितना हो गया? CD 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया, और 14 सेंटीमीटर हो गया, BC 14 हो गया। बताइए, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, एंगल DAB 90 और ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिया है, दिस एंगल इज 90, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। तो डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, इस क्वेश्चन को बना लोगे सबसे पहले तो, ठीक है? क्लियर है? अर्थ में भैया मैंने पहले बोला था बैच स्टार्ट होने से पहले कि इस बैच में पहले एडवांस खत्म होगा, बोला था कि नहीं, और 2.5 महीने एडवांस चलेगा, उसके बाद अर्थमेटिक होगा पूरा। क्योंकि एक बच्चे नहीं है, बच्चे 7-8 हजार, बहुत सारे बच्चे, तो हर एक को देख के चलना पड़ेगा। सिलेबस 5 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में। सही है? आप मुझे एक बात बताइए कि एक प्रिज्म का बेसिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी कुछ इस फॉर्म में। अब इस प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है 2070, तो प्रिज्म का पूछा लेटरल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले अगर मुझे वॉल्यूम दे रखा है तो मुझे निकालनी पड़ेगी हाइट, तो हाइट के लिए मुझे पता होना चाहिए इस प्रिज्म की इससे सुंदर क्वाड्रिलेटरल का बेस एरिया। तो अगर ये 12 है, ये 9 है, तो क्या करना होता है? इस सवालों में कैट में भी सवाल आया कि BD को मिला देंगे। आप जैसे ही BD को मिला देंगे, आपके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कुमार, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना देगा? 15, 12 9 15 ट्रिपलेट होता है। अब मुझे बताइए 12 9 108, 108 का आता 54, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साइड 13, ये साइड 14, ये साइड 15, 13 14 15 में कितनी बार आपको पता चला इसका एरिया कितना होगा? 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 14 15 एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जिसका हीरोस फॉर्मूला से एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 4 4 8 और 8 5 13, 138 हो गया इस पूरे इसका एरिया। 138 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे ट्रायंगल का एरिया है, देखो बंद होने वाला है 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सपोज जो प्रिज्म बना है इसके ऊपर, उस प्रिज्म की हाइट h है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2070 सेंटीमीटर क्यूब प्रिज्म का वॉल्यूम है। क्या है? प्रिज्म का वॉल्यूम है, ठीक है। कहां गया सब? प्रिज्म का वॉल्यूम है,
ट्राई क्वाड्रेटल था, 12 है, 9 है, ये 15 है, ये 90 है, ये 54 हो गया, 84 हो गया, 13 14 15 सब पर जादू से हकीकत नहीं बन सकता, पसीना दौड़ सकता है, तो कड़ी मेहनत लगती है। वेरी गुड, ठीक है। बताइए अब मुझे बताइए कि 23 ये 2000 देखो 207 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 23 निम्मा 207, 23 छिपका 138, 6 से 90 15, h बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आएगी इस प्रिज्म की हाइट 15। अगर प्रिज्म की हाइट 15 आएगी, पूछा है लेटरल सरफेस का एरिया, लेटरल सरफेस के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी को पता है पेरीमीटर और बेस इनटू हाइट, बेस का पेरीमीटर 12 है 9 21, और क्या होगा बेस का पेरीमीटर 12 प्लस 9 21 प्लस 14 35 और प्लस 13 48, 48 इनटू 15, 15 चौका 60, 15 120, 600 प्लस 120 720, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर 720। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? वर्ड एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये सारे चार हो जाएगा 48 हो गए, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे 720, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कर लोगे, मुझे बताओ नहीं कर लो, वेरी गुड कर लोगे, सही है, भरोसा है तुम पे। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये सवाल है, नया सवाल बनाया खुद ही, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ब्रांडेड नया बनाया फ्रेम एकदम आपके लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, मुझे बताइए इसको कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाए हैं? बहुत ही तगड़ा अच्छा नया सवाल है आपके लिए। अर्थमेटिक कब से चलेगा? अभी अर्थमेटिक में पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कंप्लीट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद अर्थमेटिक आएगा, 1.5 महीने लगेगा। एडवांस एकदम पूरी कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, तुम्हें लगता है ना कुछ छोड़ रहा हूं? मैंने आपको यार तुम एप्रिशिएट करना चाहिए, सीखो चीजों को। जब तक तुम किसी बंदे को एप्रिशिएट नहीं करोगे ना, उसका मेहनत करे। भैया मुझे कराना ये भी आता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है सवाल बनाने की। मैं वही पूरा किरण वाले सवाल सेट करके आपको ना करा दूं, लेकिन मैं फिर भी आपको कराता हूं क्वेश्चंस। क्यों कराता हूं? क्योंकि मुझे एक सेकंड, क्योंकि मुझे जो है आपको ढंग से बताना है सारी चीजें। आप करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ज्योमेट्री भी मैंने आपको 40 घंटे से ज्यादा कराया है, और मेंस्ट्रुएशन की भी जो वीडियो है 15 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, कोई नहीं कराता। और अभी 2D मेंस्ट्रुएशन बाकी है, उसमें भी 6-7 घंटे का कंटेंट है, और एक एक सवाल ब्रांडेड है, न्यू है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही मैं करा दूं और तुम कुछ ना करो। तुम एप्रिशिएट नहीं करोगे, चाहे कितना भी मैं तुमको पढ़ा दूं, पर तुम नहीं सुधरोगे। बताइए, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल व्हिच साइड आर 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली समझना कि आपका एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक ट्रायंगल है, तो एक प्रिज्म विद अ ट्रायंगुलर बेस, तो प्रिज्म जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक प्रिज्म विद अ ट्रायंगुलर बेस। क्लियर? ये होगा प्रिज्म। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? सो दिस इज ए ब्यूटीफुल प्रिज्म। अब इस प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगल है, तो ये हमने ट्रायंगल मान लिया। मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल हो, इस ट्रायंगल की एक साइड है 17 सेंटीमीटर, एक साइड है 25 सेंटीमीटर, और एक साइड है तुम्हारी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। 3 कट्स आर मेड पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म एट इक्वल हाइट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 कट लगाए गए हैं बेस के पैरेलल, तो एक कट आपने लगा बेस के पैरेलल, दूसरा कट भी लगा बेस के पैरेलल, तीसरा कट भी लगा बेस के पैरेलल एट इक्वल हाइट्स, तो 3 कट लगा दिए, 1 2 3। अगर बेस के पैरेलल 3 कट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे 3 ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। 3 जो देखो 2 बेस तो थे, तो 3 कट लगाने से 6 ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। एक कट से 2 ट्रायंगल का, 3 कट से 6 ट्रायंगल का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। एक और कट लगाया है टॉप से बॉटम, एक कट लगाया ऊपर से नीचे की तरफ, एक कट लगाया है ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ कट लगाओगे तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे की तरफ कट लगाने से इस तरीके से फिगर बन जाती है आपकी कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे फिगर बन जाती है। जब तुम ऊपर से कट लगाओगे तो 2 रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाता है, 2 रेक्टेंगल का। ऊपर से नीचे कट लगाया है फ्रॉम टॉप फेस टू बॉटम फेस अलोंग द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर बेस। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड है 17 25 और 28, तो 3 ही ऊंचाई होंगी। जो सबसे छोटी ऊंचाई होगी वो सबसे लंबी साइड पर होगी। क्या ये कांसेप्ट पता है आपको? ट्रायंगल का, ट्रायंगल का ये कांसेप्ट पता है? क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए कि ट्रायंगल की सबसे छोटी ऊंचाई जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा पर, और ट्रायंगल की सबसे बड़ी ऊंचाई जो होगी वो सबसे छोटी भुजा पर उल्टा होता है, उल्टा होता है। मुझे एक बात बताइए, तो आपसे पूछा है कि कितने परसेंट जो है टोटल सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया कितने प्रतिशत बढ़ गया ये बताइए। अगर मैं इस प्रिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले निकालो कि एक प्रिज्म में 4 कट लगाए, 3 तो बेस के पैरेलल लगाएगा तो 3 बेस का एरिया बढ़ गया। एक कट लगाया गया है आपका यहाँ पे इस तरीके से स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड के अलोंग, ऊपर से नीचे कट लगाया गया है, ऐसे यहाँ पे आरी रखी और ऐसे खचा करके 2 ट्रायंगल अलग कर दिए, 2 प्रिज्म बेस से अलग कर दिए। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड लार्जेस्ट साइड पर होगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, कांसेप्ट को ध्यान से सुनना और इस बात को इस तरीके को आप समझ भी लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट करके लिख लेना इस बात को। जैसे साइड 17 सेंटीमीटर है, ये साइड 25 सेंटीमीटर है, ये साइड 28 सेंटीमीटर है। हालांकि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लग सकता है, पर हिट एंड ट्रायल नहीं बताऊंगा। और स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड लार्जेस्ट साइड पर होगा, ये सबसे छोटा एल्टीट्यूड होगा। अगर मुझे इस एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है तो सपोज एल्टीट्यूड x है, क्या ये एल्टीट्यूड x है? तो मुझे बताइए अगर ये x है, अगर ये एल्टीट्यूड x है, बात सुनना, ये 17 है, 25 है, x है, और ये कितना है? मुझे एक बात बताइए, ये कितना है? ये 28 है, तो यहाँ पे इस साइड को y मान लो और इसको 28 माइनस y मान लो, एल्टीट्यूड h मान लो, 28 माइनस x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। नहीं समझे? कांसेप्ट समझो पहले आप लोग कांसेप्ट समझो ध्यान से देखो कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और एक साइड 28 सेंटीमीटर, अगर मुझे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटा एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है? आप मुझे बताइए कि इस एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है h, तो सबसे पहले 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री। मैंने इसको x मान लिया, इसको 28 माइनस x मान लिया। आप इस तरीके से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो जहां पे इस टाइप की कंडीशन दे रखी हो, तो आप यहां पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। आप h को मत निकालो डायरेक्टली, इस वाले राइट एंगल पे पाइथागोरस लगाओगे तो h स्क्वायर कितना आएगा? h स्क्वायर आएगा 17 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मुझे बताइए इस वाले राइट एंगल पे पाइथागोरस लगाओगे तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 25 स्क्वायर माइनस 28 माइनस x का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से होगा कि नहीं? बोलो हां होगा। अगर मैं इसको यहां पे डाल दूं तो 28 माइनस x स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं a प्लस b करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 28 हो गया, a माइनस b करोगे तो 28 माइनस 2x होगा।
25 प्लस 17 42, 25 माइनस 17 8, तो 7 चौक 28, 7 6 42, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, 28 माइनस 12 16, 16 बराबर 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो ऐसे निकालना था x 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल एरिया से भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको ये तरीका समझाना चाह रहा हूं कि एक तरीका ये भी होता है x निकालने का, एक कांसेप्ट आपको समझना था कि अगर आपको h निकालना हो तो एक तो तरीका हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालो, दूसरा इस तरीके से डायरेक्टली आप h निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली, ये भी कोई दिक्कत है, बताइए समझ में आएगा? क्लियर है? तो अगर मैं इसको हटा दूं, ये x कितना आ चुका है 8 है, कैलकुलेशन भी समझ आ गई, कैलकुलेशन भी समझ आ गई, थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, मजाक नहीं है इसको करना, तो दिस वन इज 8, ये 8 आ गया, 28 माइनस 8 कितना आ गया 20 आ गया, फिर 17 है, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 हो जाएगा, 17 8 15 और 15 20 25 स्प्लिट होता है, तो सब सेटिस्फाई कर गया, सब सेटिस्फाई कर गया, और कोई दिक्कत। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 28 और हाइट कितनी है 15, तो 2 से 28 14 बार चला गया, 15 × 14 210, तो इस ट्रायंगल का एरिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। क्लियर है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है मेरे भैया, बताइए कोई दिक्कत है? समझ रहे हो मेरी बात? आपसे पूछा कि कितना टोटल सरफेस एरिया पड़ेगा, अभी तक मैं इस ट्रायंगल पे एनालिसिस कर रहा था, मुझे बताइए इस प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या है? प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 17 45, 45 प्लस 25 70, तो पेरीमीटर ऑफ बेस 70 है, इनटू प्रिज्म की हाइट, प्रिज्म की हाइट कितनी है? प्रिज्म की हाइट 20 है, प्रिज्म की हाइट कितनी है 20, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ दो बेसेस, एक बेस का एरिया, इस प्रिज्म के एक बेस का एरिया 210, तो दो बेस का एरिया कितना होगा 420, बोलिए ये प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन हमने 4 कट लगा के एरिया बढ़ा दिया, क्वेश्चन नहीं पूछा कितने प्रतिशत एरिया बढ़ गया, तो एक कट लगाने से कितना एरिया बढ़ गया 2 ट्रायंगल के बराबर, और 3 कट लगाने से 6 ट्रायंगल के बराबर, अगर एक ट्रायंगल का एरिया 210 है तो 6 ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1260, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया आपका इस तरीके से बेस के पैरेलल कट लगाने से, बेस के पैरेलल कट लगाने से, बोलो सही बात है। लेकिन जब मैंने ऊपर से नीचे, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला है, टॉप फेस से बॉटम फेस पे कट लगाया है, अनदर कट इज मेड, एक कट और लगाया टॉप फेस से बॉटम फेस अलोंग द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बेस, ट्रायंगल के स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड के अलोंग कट लगाया है, तो यहां पे जब हम आरी रख के चलाएंगे तो मुझे बताइए आपके दो रेक्टेंगल बन जाते हैं, इस तरीके से क्या होता है कि आपके दो रेक्टेंगल बन जाते हैं, ठीक है? क्लियर है? कोई समस्या है यहां पे किसी भी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, दो रेक्टेंगल आपके बन जाते हैं, मैं चाहे दिखा देता हूं कि कैसे बनेगा आपका, ठीक है? आपके दो रेक्टेंगल बन जाते हैं एक्चुअली यहां पे इस तरीके से दो रेक्टेंगल, अब एक रेक्टेंगल इसमें चला जाएगा, एक रेक्टेंगल इसमें चला जाएगा, जो रेक्टेंगल बनेंगे उस रेक्टेंगल अगर मैंने एल्टीट्यूड के अलोंग, अगर मैंने एल्टीट्यूड के अलोंग ऐसे कट रख के चलाया, यहां पे इससे ये सपोज ये है 90 डिग्री, यहां पे मैंने ऐसे कट चलाया है, तो एक जो रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल की ये तो लेंथ होगी कितनी 15 होगी, क्लियर? और उस रेक्टेंगल की जो पूरी होगी कितनी होगी 20, और प्रिज्म की हाइट कितनी है 20, तो रेक्टेंगल की लंबाई तो होगी 15, चौड़ाई कितनी होगी 20, लेकिन दो रेक्टेंगल बनेंगे तो इनटू 2 इतना एरिया बढ़ेगा, इतना एरिया बढ़ जाएगा। मुझे बताइए कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया था तो इतना, और बढ़ कितना गया, इंक्रीज हो गया इतना, इतना एरिया बढ़ गया। बोलो यहां तक कांसेप्ट क्लियर है? किसको इसमें दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा है? दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ता है जब भी आप किसी भी प्रिज्म में टॉप से बॉटम कट लगाओगे तो दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ेगा, चाहे सिलेंडर को ले लो, चाहे ट्रायंगुलर वो ले लो, आप चाहे कैसे भी ले लो, ठीक है? चाहे हेक्सागन ले लो, चाहे स्क्वायर प्रिज्म ले लो, चाहे क्यूबॉइड ले लो, तो जो हम कट लगा रहे हैं स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का, तो इसकी लेंथ 15 और ये हाइट होगी 20, तो इतना एरिया बढ़ जाएगा दो रेक्टेंगल के बराबर। अच्छा, मुझे निकालना है परसेंटेज में कितना एरिया बढ़ेगा, कितने प्रतिशत, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना तो था, इतना एरिया इंक्रीज हो गया, तो 15 दूनी 600, 1260 प्लस 600 कितना होगा 1860, 1860 बटे 1400 प्लस 420 कितना होगा 1820, 1820 इनटू 100%। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 93 और 2 9 18 91, 93 बटे 91 इनटू 100%, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? देखो 93 बटे 91 1 से बड़ा है, 100 में 1 से बड़ी फिगर से बड़ा हो रही है, यानी कि आंसर जो है 100 से बड़ा होगा, ये आंसर नहीं है 99.6, आंसर 100 से बड़ा होगा, 100.2 तो लगभग 100 ही है, आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर बचे सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। क्लियर है? तो 102 104 104 191 का 104 तो नहीं जा पाएगा, 104 नहीं जा पाएगा, क्लियर है? 104 के लिए इसको 93 को 97 लगभग होना पड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर होगा 102.2%, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 25 वाला साइड क्यों नहीं लेंगे? देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, पहले इसमें मैंने कई कांसेप्ट लगाए, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होगी, आप कोई भी ट्रायंगल, आपका एक कांसेप्ट ये भी होता है, मुझे एक बात बताइए, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा पर सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, ट्रायंगल बेस और उसके ऊपर ऊंचाई का जो गुणनफल है वो बराबर होता है, अगर बेस मैंने सबसे बड़ा कर दिया तो हाइट को सबसे छोटा करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक होती है तो आधार गुणा ऊंचाई, जो हमेशा बराबर है, अगर आधार मैंने सबसे बड़ा कर दिया तो ऊंचाई को सबसे छोटा करना पड़ेगा। तो 15 किलो मैंने कट मारा तो दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया, दो रेक्टेंगल का 3 कट लगाने की वजह से 3 बेस का एरिया बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, ये इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर? खत्म, आसान सी चीज है, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। चलिए देखिए बहुत बेहतरीन जबरदस्त हाई लेवल का क्वेश्चन था, अभी अभी नया ब्रांड भी बनाया है। चलिए चलिए ध्यान रखेंगे अपना, और क्या ध्यान रखोगे मुझे पता नहीं तुम लोग का। हाँ देखो बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि वो ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हम 2D को मैंने ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है, सर्कल क्वाड्रेटर ट्रायंगल ए टू जेड। अभी आपका मेंस्ट्रुएशन 2D भी लगभग खत्म हो गया, आपका पिरामिड बाकी है, पिरामिड की शीट मैंने अपलोड करवा दी जिसमें 21 क्वेश्चन है, कल मैं पिरामिड जो है वो आपका कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुएशन 2D कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मेंस्ट्रुएशन 2D से पहले ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति नया फ्रेश टॉपिक, नई एनर्जी के साथ जो ठंडे हो गए थे वापस में जो उसमें आ जाए वो हम, हाँ भाई संजय मैंने तुमको माफ कर दिया, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति एंड हाइट एंड डिस्टेंस, आपका त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों टॉपिक मिलाकर 10 से 12 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के पेपर में 2 से 3 सवाल बनते हैं, जबकि मेंस के पेपर में 10 से 12 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो आज की जो क्लास है उसको मैं यहीं पर विराम करता हूं। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? भाई बहुत हार्ड सिलेक्शन के बाद जरूर मिलूंगा, सब भाई जरूर मिलना मुझसे, सारे बच्चे हैं वो जरूर मिले, ठीक है? रवि भाई भी बार-बार संघर्ष वाला कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय। कल की क्लास में